हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है राजस्थान जीके जो कि छोटी से लेके आरएस तक जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो राजस्थान जीके में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री का भी अपना टॉपिक चल रहा है कुंभा, और उसके किन किन क्षेत्रों के साथ कौन कौन से संबंध थे। तो हमने पहले जैसे कि गुजरात के साथ संबंध देख लिए, किस प्रकार के संबंध थे, क्या था बूंदी के साथ संबंध। अब हम पढ़ते हैं देवड़ा चौहान, यानी कि जो सिरोही जो पूर्वी साइड है उसमें उनके नहीं सॉरी सिरोही पूर्वी साइड नहीं, सिरोही के साथ उनका क्या क्या संबंध था, और सिरोही के साथ संबंध रखना उनका ये मेन रीज़न क्यों था, उसके बारे में हम जो कि देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि देवड़ा चौहान के साथ संबंध, कुंभा ने सिरोही के दोनों शासकों का सामना किया। कौन कौन से थे सिरोही के? सेंसमल और लाखा, ये दो थे। तो अपन इन्होंने क्या किया था कि इनका मुख्य कारण क्या था अपने किया सिरोही माउंट आबू पे अधिकार करना। तो इनका मुख्य कारण ये पता था, जैसे कि आपको पता है सिरोही आता है यहाँ, सिरोही आता है यहाँ, और ये अपने राजस्थान की कंडीशन है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सबसे नीचे आता है गुजरात। तो इनको पता है कि गुजरात की ओर से जो भी आक्रमण होंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे, क्योंकि गुजरात है तो सबसे पहले इनके आक्रमण, एक बार अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको। तो ये अपनी स्थिति मतलब एक स्टेचू के आधार पर बता देते हैं। ये है अपने राजस्थान की स्थिति, मान लो इसे, और यहाँ पे इसके राजस्थान के नीचे की साइड अब गुजरात है, और यहाँ इसके जो दक्षिणी पश्चिमी साइड क्या है? सिरोही है, ये आप सभी को पता है। तो सिरोही यहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही। तो मतलब कि इन्होंने क्या देखा था कुंभा ने कि जो भी पश्चिम की ओर, जो गुजरात की ओर से जो संघर्ष जो आक्रमण होंगे, कहाँ होंगे? सबसे पहले पश्चिम की ओर होते, पश्चिम की ओर से हमला आएगा। तो पश्चिमी ओर से हमला आएगा तो आने से पहले यदि सिरोही माउंट आबू के साथ में एक ऐसा सुरक्षा चौकी बना लूँ जिससे मेवाड़, चित्तौड़गढ़, ये डूंगरपुर, ये जो उदयपुर, यहाँ आने से पहले ही आक्रमणों को रोका दी जाए, तो इन्होंने जो सिरोही के साथ जो कि क्या बनाई? सीमा बनाई। उस सीमा के तहत गुजरात से आने वाले जो भी आक्रमण हैं पहले पश्चिम की ओर जाएंगे, और पश्चिम की ओर जाने के बाद फिर इनकी जो सीमा होगी सिरोही के साथ, उसी से जो कि इन आक्रमणों को रोका जा सकता है, और वो मेवाड़ क्षेत्र यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आने से पहले ही आक्रमण खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मेवाड़ जो सिरोही आबू हैं उनके साथ जो कि संबंध बनाया। फिर लास्ट था उनका डूंगरपुर के साथ संबंध। तो रावल गोपीनाथ इन उस समय क्या थे? शासक थे डूंगरपुर के। 1446 में क्या कर लिया था? डूंगरपुर को विजिट कर लिया था कुंभा ने। तो गोपीनाथ वहाँ से डर कर जो कि राज्य छोड़कर चले गए, और अंत में डूंगरपुर किसका हिस्सा बना? मेवाड़ का। और यहाँ पे सेंसमल को लास्ट में जब कुंभा ने मेवाड़ माउंट आबू सिरोही है यहाँ पे सुरक्षा चौकी बनाई, आक्रमण आगे मेवाड़ तक नहीं जाने दिए, तो इन्होंने क्या कर ली? कुंभा की अधीनता स्वीकार कर ली। तो देवड़ा चौहान, सिरोही और इनके साथ कैसे संबंध? माउंट आबू ये सिरोही के साथ, ये यहाँ सिरोही है, ये यहाँ सीमा बनाना ताकि पश्चिम से होंगे जो भी होंगे, क्योंकि गुजरात ऐसे सीधे तो कर नहीं सकता, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो आक्रमण, तो पहले सिरोही के साथ एक सीमा बनाना जिससे मेवाड़ से आने से पहले आक्रमण खत्म हो जाए, और डूंगरपुर के साथ संबंध। अब जो कि कुंभा की जो इस्लाह कृतियाँ जो भी उपलब्धियाँ थी कि उन्होंने कौन कौन से इस्लाह कृतियों का निर्माण कराया। तो आपको पता है मेवाड़ का एक ऐसा शासक है कुंभा जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाह कृतियों में योगदान दिया है, क्योंकि कुंभा ने इस्लाह कृतियों के मामले में कुंभा ने मेवाड़ के टोटल दुर्ग कितने हैं? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेवाड़ में टोटल दुर्ग कितने हैं? 84 हैं, और उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने? अकेले कुंभा ने
करवाया। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है। तो उनमें से जो मेन दुर्ग हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे बड़ा दुर्ग, और फिर बसंती दुर्ग, ये कहाँ पड़ता है? सिरोही के पास। क्या है सिरोही के पास? बसंती दुर्ग। फिर है बेराठ दुर्ग, मेयर नियंत्रण हेतु। बेराठ किसके लिए? मेयरों का नियंत्रण, उनको प्रतिबंधित, उनको एक लिमिट में रहने के लिए बेराठ दुर्ग का निर्माण जो कि करवाया था। फिर है भोमट का किला। भोमट का किला भीलों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए। भोमट का किला क्यों बनाया गया? भीलों की जो शक्ति है उस पे अंकुश बनाने के लिए, ताकि जो कि है आपका ये मेवाड़ आपके इन गुहिलों से, हाथों से निकलकर भीलों के हाथ में ना चला जाए। तो 1443 में प्रारंभ किसका निर्माण? भोमट किले का। और 1459 में पूर्ण हुआ था भोमट किले का निर्माण। तो ये हो गया। सबसे पहले कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बेराठ दुर्ग, भोमलगढ़ दुर्ग। भोमट का किला क्यों? बिलों की शक्ति को कम करने के लिए, उनको नियंत्रित रखने के लिए। अब एक और ऐसा दुर्ग मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग। आप सभी जानते हैं अचलगढ़ दुर्ग। ये कब बनाया था? 1452 में। कहाँ? माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था भाई कुंभा। ये है। और फिर बात आती है मंदिर स्थापत्य के, मंदिरों में क्या क्या बनवाया था कुंभा ने। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ विजय स्तंभ के बारे में। विक्ट्री टावर, विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जो एक ही नाम है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो मंदिर स्थापत्य की बात आती है, तो मंदिर स्थापत्य में हम सबसे पहले देखते हैं इनका कुंभ श्याम मंदिर, इनके नाम पे ही। फिर वराह मंदिर, क्योंकि ये विष्णु को सबसे ज्यादा मानते थे, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के भक्त होने के नाम पे इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण जो कि करवाया था। और उसी के साथ में इन्होंने श्रृंगार चंवरी का निर्माण भी करवाया। तो ये थी कुंभा की मंदिर स्थापत्य कला की कुछ निशानियां जो आज भी मुंह बोलती है, यानी कि एक ऐसी कलाकृतियां हैं यहाँ ये जो आज भी यदि इनको देखें तो एक यूनिक और एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम सोच नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कुंभलगढ़ दुर्ग जिसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी ऐसे राजा, ऐसे वीर भी हुआ करते थे जिन्होंने इतनी बड़ी जगह और ऐसी जगह पे जो ऊपर नीचे ऐसे है, आई थिंक चट्टान की तरह, वहाँ पे इतने बड़े और इतने सुगम्य दृष्टि से इतने बड़े किले का निर्माण और विश्व में जो कि अपना स्थान लाना, तो इनके लिए हम इनके हमेशा जो कि ऋणी रहेंगे। फिर आता है एकलिंग जी मंदिर। ये क्या थे? गुहिलों के जो आराध्य देव, इष्ट देव होते हैं। ये जब भी जाते हैं इनके माथा टेक के जाते हैं, कहीं भी जाते थे। तो एकलिंग जी उदयपुर। फिर क्या है? मीरा मंदिर तथा
जैन मंदिर पाली। ये कुछ विशेष मंदिर हैं जो कुंभा द्वारा निर्मित है। फिर बात आती है जो कुंभ श्याम मंदिर है, ये किसमें है? इंडो आर्यन शैली। कौन सी? इंडो आर्यन शैली में निर्मित है। तो जो कुंभ श्याम मंदिर इंडो आर्यन शैली में, ये हो गया। फिर बात आती है जो बसंतगढ़ दुर्ग है, यहाँ पे क्या है? 7 जलाशयों का निर्माण। जो बसंतगढ़ दुर्ग है इसमें क्या है? 7 जलाशयों का निर्माण कराया गया। और जो बात आती है कि कुंभा ने 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण, एक तो पहले वाले का मैंने बता दिया, कुंभा ने 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण करवाया था, वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ। तो एक तो है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है कुंभलगढ़ में ही करवाया था। तो कुंभा ने कितने? 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण कराया। तो अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी आबू में। फिर है मंदिर स्थापत्य में कुंभ श्याम मंदिर, वराह मंदिर, श्रृंगार चवेरी। जो कुंभ श्याम मंदिर है वो इंडो आर्यन शैली में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर है एकलिंग जी मंदिर, मीरा मंदिर, रणकपुर, ये भी आता है क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ? पाली। फिर है 7 जलाशयों का निर्माण, बसंतगढ़ दुर्ग, और 2 कौन कौन से कीर्ति स्तंभ। अब हम पढ़ते हैं कुंभा की अन्य उपाधियां, कौन कौन सी उनकी उपाधियां थी। तो अब बात आती है कुंभा की अन्य उपाधियां। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कुंभा की आपको 2 उपाधियां तो बता दी, अभिनव भारताचार्य और हिंदू सुल्तान। उसके अलावा कौन कौन सी वो भी हम देख लेते हैं। तो कुंभा की अन्य उपाधियां, तो कुंभा की अन्य उपाधियों में सबसे पहले एक बार और बता देते हैं, अभिनव भारताचार्य। अब क्वेश्चन आता है कि इनको अभिनव भारताचार्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे। कौन? कुंभा। इसीलिए इनको अभिनव भारताचार्य, क्योंकि इनमें बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी एबिलिटी, बहुत सारी गुण थे ऐसे जिनके आधार पर इनको बहुत सारी उपाधियां मिली। फिर है हाल गुरु, यानी कि हाल गुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये क्या थे? गिरि दुर्गों के स्वामी। गिरि दुर्ग यानी कि जो पहाड़ी दुर्ग होते हैं, स्पेशली जो पहाड़ों पे बने होते हैं, उन दुर्गों के स्वामी, यानी कि पहाड़ों पे दुर्ग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अन्य उपाधियों में जैसे कि आपको पता है राणा रासा, हिंदू सुल्तान और राजगुरु और चाप गुरु और गणपति। गणपति राज्य का राजा होने के कारण, गण यानी क्या होता है? राज्य, पति उसका राजा होने के कारण। फिर है नाटक राजकर्ता, ये नाटक में भी भाग लिया करते थे। इनकी मतलब सारी जो थे इनकी रुचियां थी। फिर इनको परम गुरु जो भी कहा जाता था। फिर नंदीकेश्वर अवतार, नंदीकेश्वर अवतार, नंदीकेश्वर यानी कि नंदी के जो अवतार माने जाते थे। फिर दान गुरु, फिर महाराणा, ये सारी क्या थी? कुंभा की अन्य उपाधियां, यानी कि उनके अन्य जो उनकी उपलब्धियां और उनकी जो मतलब रुचियां थी, उनके आधार पर उनको नाम दिया जाता था। फिर धीमान महाराजा, धीमान महाराजा दीजार, और फिर महाराणा टोडरमल। अब क्वेश्चन आता है कि इनको महाराणा टोडरमल क्यों कहा? क्योंकि ये टोडरमल के समान
कुशल घुड़सवार भी थे। तो ये सारी इनकी क्या थी, उपाधियां। ऊपर ये दो जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके साथ में हिंदू सुल्तान भी, लेकिन आपको अन्य उपाधियों के बारे में भी 80% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई पूछ ले तो आप उनको बेझिझक जवाब दे सको। ये सारी उपाधियां, और एक थी नरपति, यानी कि मानवों में श्रेष्ठ। ये सारी थी कुंभा की उपलब्धियां। सो गाइस, इसमें इस वीडियो तक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कुंभा के दरबारी कवि, दरबारी विद्वान, उनके कलाकार और उनकी अन्य उपलब्धियां। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुंभा का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गढ़ी।